श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर स्वागत है। और पिछले जो वीडियो है उनका भी आगे का जो पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपने ये चल रहा था कि ओजोन जो गैस है ये समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल में जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरण है उनका अवशोषण करने का कार्य है ये ओजोन गैस करती है। अगर ओजोन गैस नहीं होती तो धरातल का तापमान पराबैंगनी किरणों के कारण बिना रोक टोक के ये पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचने के बाद धरातल का तापमान इतना अधिक कर देते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो वस्तु है वो जीवित नहीं रह पाते। इसलिए ओजोन जो गैस है इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर जॉय फॉरमैन ने सर्वप्रथम बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। डॉक्टर फॉरमैन ब्रिटिश अंटार्कटिका अभियान दल के नेता थे। ये डॉक्टर जॉय फॉरमैन ब्रिटिश अंटार्कटिका अभियान दल के नेता थे और जिन्होंने 1980 में अपना शोध प्रस्तुत किया जो 1985 ईस्वी में वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ। यानी डॉक्टर जॉय फॉरमैन ये ब्रिटिश अंटार्कटिका अभियान दल के नेता थे जिन्होंने अपना शोध 1980 में प्रस्तुत किया और इनका शोध है वो 1985 ईस्वी के अंदर वैज्ञानिक एक पत्रिका है नेचर उसमें प्रस्तुत किया था। ओजोन की मापक इकाई डोप्सन है। ओजोन की मापक इकाई डोप्सन है। ये तो गैसें थी मुख्य गैसें। इनके अलावा अन्य जो गैसें हैं उनकी मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है और ये जो वायुमंडल के ऊपरी जो क्षेत्र है उसमें ये पाई जाती है क्योंकि ये हल्की गैसें हैं। 6 नंबर है अन्य गैसें में हीलियम, आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन आदि अति सूक्ष्म मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन हल्की होने के कारण ये ऊपरी भाग में पाई जाती है। ये गैसें आयन मंडल में
रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में सहायक होती हैं। ये जो अन्य जो गैसें हैं तो ये आयन मंडल के अंदर, आयन मंडल में रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में सहायक होती है, यानी अन्य गैसें हीलियम, आर्गन, नियोन, हाइड्रोजन ये पाई जाती हैं, लेकिन ये आयन मंडल जो वायुमंडल की जो परत है उसमें रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का कार्य ये गैसें करती है। ये तो क्या वायुमंडल में गैसों का विवरण, कौन कौन सी ये गैसें पाई जाती हैं। इनके अलावा वायुमंडल के संगठन में ठोसीय पदार्थ, वायुमंडल के संगठन में ठोसीय पदार्थ व धूलकण या एरोसोल ये भी क्या वायुमंडल में मिश्रित अवस्था में ये पाए जाते हैं। ये हिमकण, समुद्री नमक के कण, ये हिमकण, समुद्री नमक के कण, सूक्ष्म मिट्टी के कण, राख, कालिख, धुआं कण तथा उल्का पिंड के कण इत्यादि। यानी हिमकण, समुद्री नमक के कण, सूक्ष्म मिट्टी के कण, राख, कालिक, धुआं कण तथा उल्का पिंड के कण इत्यादि पाए जाते हैं। ये कण हवा में निलंबित रहते हैं। ये कण हवा में निलंबित रहते हैं। अधिकतर कण पवन तथा सेवनीय तरंगों द्वारा ऊपरी मुखी गमन करते हैं। अधिकतर कण पवन तथा संवहनीय तरंगों के द्वारा ऊपरी मुखी गमन करते हैं। ऊपरी मुखी गमन करते हैं जो क्षोभ सीमा तक सीमित रहते हैं। जो क्षोभ सीमा तक सीमित रहते हैं। यानी ये जो कण पाए जाते हैं ये अधिकतर पवन और सेवनीय जो तरंग हैं उनके द्वारा ये ऊपरी मुखी गमन, यानी धरातल से ऊपरी जो भाग है उसकी ओर ये गमन करते हैं। इस प्रकार ये कण पाए जाते हैं वायुमंडल में गमन करते हैं। लेकिन वायुमंडल की जो परतें पाई जाती हैं उन परतों में नीचे वाली सबसे नीचे की परत है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के ऊपरी जो भाग है वो है क्षोभ सीमा, और क्षोभ सीमा तक इनका व्यावरण रहता है इन कणों का। इनसे ऊपरी भाग में नहीं पाए जाते हैं। ये संघनन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। ये कण संघनन प्रक्रिया
संघनन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही केंद्र की भांति, क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही केंद्र की भांति कार्य करते हैं। इससे बादल, कोहरा आदि निर्मित होते हैं। इसी से बादल व कोहरा का निर्माण होता है। ठोसीय पदार्थ के द्वारा सौर्य तथा पार्थिव विकिरण का परावर्तन तथा प्रकीर्णन होता है, जिससे वायुमंडल का औसत तापमान या औसत तापक्रम बना रहता है। ठोसीय पदार्थ के द्वारा ही सौर्य तथा पार्थिव विकिरण का परावर्तन तथा प्रकीर्णन होता है, जिससे वायुमंडल का औसत तापक्रम बना रहता है। फिर कहने का मतलब यह है कि इसमें जो ठोस कण पाए जाते हैं, ये ठोस कण ही सौर्यक और पार्थिव जो विकिरण हैं उसमें सहायक होते हैं, जिससे परावर्तन और प्रकीर्णन की क्रिया होती है, जिनके कारण वायुमंडल का जो औसत तापक्रम है वो बना रहता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वर्षा काल में इंद्रधनुष का निर्माण भी इन्हीं कणों के द्वारा होता है। सूर्य उदय तथा अस्त होने के समय लाल घटा का निर्माण होता है। इनकी उपस्थिति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक तथा ध्रुवों की तरफ नगण्य होती है। यानी ये भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनके कणों की मात्रा कम होती जाएगी। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, इन कणों की मात्रा में कमी होती जाती है। यानी भूमध्य जो रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर इन कणों की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उनकी मात्रा वो
कम होती जाती है। आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा औद्योगिक नगरों तथा शुष्क प्रदेशों की वायु की अपेक्षाकृत अधिक धूलकण पाए जाते हैं। अधिक धूलकण पाए जाते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर की मात्रा कम और ध्रुवों की तरफ इनकी मात्रा नगण्य मात्रा पाई जाती है। और आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा औद्योगिक नगरों तथा शुष्क प्रदेशों की वायु में अपेक्षाकृत अधिक धूल के कण पाए जाते हैं। तो इन धूल कणों का भी काफ़ी भी महत्व है, जिनके कारण बादलों का निर्माण, फिर बादलों से वर्षा होती है। अगर ये धूल के कण नहीं होते तो वाष्पीकरण की क्रिया के बाद ये जो जलवाष्प का रूप लेते हैं और उसके बाद ऊपरी वायुमंडल में जाने के बाद जब बादलों का निर्माण होता है वो इन्हीं कणों के चारों तरफ बूंदों के एकत्रित होने के कारण बादलों का निर्माण होता है। इसके बाद आता है जलवाष्प। जो जलवाष्प है इनकी मात्रा भी वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा के रूप में पाई जाती हैं और वायुमंडल सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव, वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव जलवाष्प है। यानी वायुमंडल में जो सर्वाधिक जो परिवर्तनशील जो अवयव है वो है जलवाष्प का। यानी इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। हवा में 50% जलवाष्प 50% जलवाष्प 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, जबकि 90% जलवाष्प 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता कहा जाता है। यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प की जो मात्रा है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प का औसत मात्रा, वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा लगभग 2% है। औसत मात्रा लगभग 2% है। वायुमंडल जलवाष्प के स्रोत
वायुमंडल में जलवाष्प के स्रोत, यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है वो किन किन स्रोतों से उनको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आता है महासागर। जब तापमान अधिक होता है तो तापमान अधिक होने के कारण जो जलवाष्प महासागरों से भी होता है। उसके बाद नदियाँ, फिर झीलें, नदियाँ, झीलें, तालाब, वनस्पतियाँ, यहाँ तक कि मिट्टियों से भी जलवाष्प होता है। यानी ये सारे क्या जलवाष्प के स्रोत हैं। सबसे बड़ा स्रोत है महासागर, उसके बाद फिर नदियाँ, झीलें, तालाब, वनस्पतियाँ और मिट्टियों से भी जलवाष्प प्राप्त होता है। जलवाष्प जल स्रोत से वाष्पीकरण के द्वारा और वनस्पतियों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्राप्त होता है। यानी जो जलवाष्प है, जलवाष्प जल स्रोत से वाष्पीकरण के रूप में तथा वनस्पतियों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। यानी जलवाष्प है ये जल स्रोतों से वाष्पीकरण के रूप में और वनस्पतियों से वाष्पोत्सर्जन के रूप में जलवाष्प की मात्रा प्राप्त होती है। भूमध्य रेखा के समीप जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जलवाष्प की मात्रा या जिसे आर्द्रता भी कहते हैं, भी आर्द्रता, यानी भूमध्य रेखा के समीप आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जलवाष्प अवस्था परिवर्तन के दौरान कई रूपों में प्राप्त होती है। यानी जलवाष्प अवस्था परिवर्तन के दौरान या तो ऊष्मा को ग्रहण करता है या ऊष्मा का त्याग करता है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यानी जब जलवाष्प की जो अवस्था परिवर्तन होती है, उस अवस्था परिवर्तन के दौरान या तो ये ऊष्मा को ग्रहण करता है या ऊष्मा का त्याग करता है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
वाष्पोत्सर्जन तथा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जल ऊष्मा ग्रहण करता है। वाष्पोत्सर्जन तथा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जल ऊष्मा ग्रहण करता है। जल ऊष्मा ग्रहण करता है, जबकि वर्षण प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा गर्जन भरे तूफानी मौसम की उत्पत्ति होती है। जलवाष्प निर्बाध रूप से मौसमी दशाओं का नियंत्रक है। जलवाष्प निर्विवाद रूप से मौसमी दशाओं का नियंत्रक है। मौसमी दशाओं का नियंत्रक है। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्य ताप का कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। पृथ्वी के द्वारा विकिरित ऊष्मा है उसको संजोए रखता है। इस तरह यह एक कंबल का कार्य करता है। इस तरह जलवाष्प ये एक कंबल का कार्य करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी होती है। अत्यधिक ठंडी होती है। इस प्रकार वायुमंडल के संगठन मौसमी एवं जलवायु दशाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जिसमें कहना कि जलवाष्प है निर्विवाद रूप से ये मौसमी दशा है उनका नियंत्रक भी है, और इस प्रकार ये क्या है, एक कंबल का कार्य करता है। यह कंबल का कार्य करता है, जिससे पृथ्वी के जो तापमान है न तो उनको अत्यधिक तापमान बढ़ने देती है और न ही तापमान को अत्यधिक कम होने देती है, जिस कारण से पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बना रहता है। इस प्रकार जलवाष्प है ये हमारे जीवन में इनका अत्यधिक महत्व है, जिससे जो जीव जंतु है उसके लिए भी अत्यधिक इस जलवाष्प से प्रभावित होते हैं। और जिस प्रकार ये भूमध्य रेखा के नज़दीक सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है। ये जो भूमध्य जो रेखा है, भूमध्य रेखा, इनसे जैसे जैसे हम दूरों की तरफ जाएं तो इनकी मात्रा कम होती जाती है। तो यहाँ पर ये कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके मध्य सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान सर्वाधिक पाया जाता है।
और सर्वाधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया भी